ये लेसन नंबर 6 है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का चैप्टर का नाम है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये चैप्टर आज आप लोगों को बताएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि ये वैद्युत सेल होता क्या है। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? वैद्युत सेल है इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ये वैद्युत सेल है क्या? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे हुए। दो इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया बेटा, जैसे कोई सोल्यूशन है, इसमें एक तरफ ये पॉजिटिव वाली रॉड को डाल दें और दूसरी तरफ क्या डाल दें, निगेटिव वाली रॉड को डाल दें, तो इससे हम कहेंगे विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए दो भिन्न विलयनों में रखे हुए। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड मतलब एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड और एनोड को कंबाइंड रूप से हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए दो भिन्न विलयनों में स्थित है। अब विद्युत सेल का काम क्या करता है? किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है। किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखता कौन है? तो वैद्युत सेल परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। ठीक, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए दो भिन्न विलयनों में स्थित होते हैं। विद्युत सेल करता क्या है? विद्युत सेल केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए। आप इतना भी कह सकते हो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बना सकता है। इतना भी कह देंगे तो आपका काम चल जाएगा। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ये बेटा इतना पोर्शन विद्युत सेल का, ठीक है। या बढ़िया से बताना है तो क्या बताएंगे? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए दो भिन्न विलयनों में स्थित है। ये करते क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सेल के अंदर देखो एसिड वगैरह भरा होता है, उस एसिड को हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाता है। ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद देखिए, अब सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है क्या? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बेटा इसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कहें या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहें। तो ये ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल है क्या? थोड़ा सा इसको देख लूँ। सेल के विद्युत वाहक बल को E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू होता है W/Q।
सेल का विद्युत वाहक बल कहें या ईएमएफ ऑफ सेल कहें, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई इक्वल टू होता है W बाई। किसी भी परिपथ में एकांक आवेश को, इस Q नॉट को एक कर दो, चाहे Q लिख दो बेटा, चाहे Q नॉट। किसी भी परिपथ में एक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है, वह किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी भी परिपथ में कोई भी सर्किट होगा, किसी भी सर्किट में एक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, वह किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल। बेटा यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं। ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? पूरी। डब्ल्यू क्या है? कार्य कहें या व्यय विद्युत ऊर्जा, कार्य कहें या व्यय विद्युत कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होता है? क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो बेटा ई का फार्मूला ई इक्वल टू W बाई क्यू है। तो बेटा यहाँ से ई का जो यूनिट होगी, W की यूनिट क्या होती? जूल। क्यू की यूनिट क्या होती? कूलाम। जूल पर कूलाम बोल दें या इसे बेटा वोल्ट, क्या लिख देंगे? वोल्ट। वोल्ट जब पूरा लिखेंगे तो सब स्मॉल लेटर में रहेगा, और चाहे कैपिटल भी एक सिंगल। तो चाहे कहें किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा, दोनों एक ही चीज। किसी भी परिपथ में एक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, वह व्यय विद्युत ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब देखिए, इसके बाद एक चीज होती है सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई। विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तथा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V में संबंध। बेटा किसके बीच में रिलेशन बताना है? रिलेशन बिटवीन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव EMF ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल, इनके बीच में रिलेशन है। तो जैसे देखिए भैया, एक ही सेल, ये सेल का जो पतली और लंबी लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। इसी में जो छोटी और मोटी लाइन होगी वह सेल का कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? निगेटिव टर्मिनल। अब ये एक यहाँ पर आपने छोटा सा बल्ब लगा दिया, इसके आगे छोटा सा दूसरा बल्ब लगा दिया, इसके आगे छोटा सा एक तीसरा बल्ब लगा दिया, और ऐसे आपने जोड़। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? इस सेल का विद्युत वाहक बल ई है। अब यहाँ पर जो व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा है W। पता चला ये पंखा चल रहा है तो पंखे में W1 विद्युत ऊर्जा देते हैं। अब राड भी चलाते हैं तो राड में W2 विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, और कुछ चलाते हैं तो उसमें व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा। ये सब विद्युत ऊर्जा कहाँ से आएगी? सेल से आएगी। सेल ही तो देगा। सेल यहाँ भी देगा, सेल यहाँ भी देगा, सेल यहाँ भी देगा, हर जगह। जब बेटा हर जगह देगा तो यहाँ से चलेगा क्या? आवेश की चलेगा। ये बेटा श्रेणी क्रम में रहती है। श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा क्या रहती है? समान रहती है। और अलग अलग क्या रहता है? यहाँ का विभवांतर क्या रहेगा? V1।
यहाँ का विभवांतर क्या रहेगा V2 और यहाँ का विभवांतर क्या रहेगा। इस सेल के इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V2। तो इसके पहले वाले चैप्टर में बताया कि V इक्वल टू होता है W बाई, बताया गया था। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा W1/Q और बेटा V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा W2/Q और V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा W3। बेटा Q हर एक में समान श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में चाहे कहें धारा समान रहती है या श्रेणी क्रम में क्या कहें आवेश समान रहता है, तो आवेश की मात्रा क्या रहेगी समान। अब आपको मालूम है सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा। सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा से E इक्वल टू क्या होता है बेटा W बाई, यही होता है। अब यहाँ W के कई पार्ट हो गए। W जो है डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। फर्स्ट W1, सेकेंड W2, थर्ड W3। तो यहाँ W1 प्लस W2 प्लस W3 बाई ऐसे लिख सकते हैं। बेटा ये जो W है, W का पहला पार्ट W1, दूसरा पार्ट क्या है W2 है, तीसरा पार्ट क्या है W3। तो W को हमने लिख दिया W1 प्लस W2 प्लस W3 बाई। अब बेटा इनको सेपरेट कर दें। जब सेपरेट करते हैं E इक्वल टू आ जाता है W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q। अब बेटा इधर देख लें E इक्वल टू जो W1/Q है, W1/Q की जगह पर आप V1 लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे V1 प्लस W2/Q की जगह क्या लिख देंगे V2 और यहाँ क्या लिख देंगे E इक्वल टू क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस इतना। तो बेटा इसमें लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध जिनमें व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जाएं W1, W2 व W3, इनके सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2 व V3। इनमें एक नियत आवेश Q प्रवाहित हो रहा है। V1 इक्वल टू W1/Q, V2 इक्वल टू W2/Q, V3 इक्वल टू W3/Q। सेल की विद्युत वाहक बल की परिभाषा से E इक्वल टू W/Q होता है। इस W की जगह पर आप W1 प्लस W2 प्लस W3 कर देंगे, अलग अलग कर देंगे और किया आपका। तो सेल का विद्युत वाहक बल E व टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V में ये रिलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या, अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बैटरी या बैटरा वाला सेल है तो यहाँ पर बेटा एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहता है और यहाँ पर क्या लगा रहता है एक निगेटिव टर्मिनल, ऐसे पैक रहता है। जो इन्वर्टर वगैरह में लगाया जाता है, सामान्यतः गाड़ियों में लगाया जाता है, वो ये। अब क्या करते हैं कि यदि यहाँ से हम बल्ब जलाना चाहें, एक तार ये जोड़ देंगे, दूसरा तार ये जोड़ देंगे, ये बल्ब लगा देंगे। ये क्या लगा देंगे बल्ब। तो करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है और यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से बना देगा ये। इस जो यहाँ पर बल्ब है, बल्ब के फिलामेंट से होती हुई सेल के निगेटिव टर्मिनल तक करंट आता है।
सेल से बाहर कैसे करंट चलती है ये ज़रा समझ लो। कैसे चलती है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। कहाँ की ओर चलती है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट। कितनी बात समझ में आ गई? ये करंट यहाँ से आई गई, इसके फिलामेंट से होती हुई नेगेटिव टर्मिनल आ गई। तो सेल के बाहर करंट कैसे चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो सेल के अंदर कैसे करंट चलेगी। ये नेगेटिव प्लेट से गई यहाँ और इस रास्ते से इस होल में यह करंट चलती है। और कैसे चलती है? इस नेगेटिव प्लेट से होल के अंदर करंट कैसे चलती है? पॉजिटिव प्लेट की। बेटा बात समझ में आ गई? सेल के बाहर विद्युत धारा जो बहती है कैसे बहती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। और सेल के अंदर होल में विद्युत धारा कैसे बहती है? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार ये पूरा का पूरा तार बल्ब वैद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, इस प्रतिरोध का नाम है बेटा बाह्य प्रतिरोध। क्या नाम है? बाह्य। उसी प्रकार से ये वाला घोल, ये लिक्विड वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका भी मात्रक बेटा ओम ही होता है और इसका भी मात्रक ओम ही होता है। दोनों के मात्रक ओम ही हैं। बाह्य प्रतिरोध का भी मात्रक ओम है और आंतरिक प्रतिरोध का भी मात्रक है। ये पूरी बात समझ में आ गई है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से सुन लो। जब किसी सेल के पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनलों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वैद्युत धारा नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है तथा सेल के भीतर घोल में विद्युत धारा नेगेटिव, अब टर्मिनल पर जब प्लेट हो गई, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार यह तार वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये घोल भी वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस बाधा को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो पूरी बात समझ में आ गई? अंदर के लिए प्लेट यूज कर रहे हैं। हाँ, बाहर के लिए कर रहे हैं। जब किसी सेल के पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनलों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वैद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है तथा सेल के घोल के भीतर वैद्युत धारा, यहाँ तक टर्मिनल, सेल के घोल के भीतर वैद्युत धारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। हाँ भैया, तो टर्मिनल की बोल रहे हैं? टर्मिनल मतलब होता है किनारे, सिरे। तो पॉजिटिव सिरा इधर रहता है, नेगेटिव सिरा इधर। इसलिए बेटा जो बाहर नाम दिया गया वो टर्मिनल नाम दिया गया और होल के अंदर जो नाम दिया गया इसको प्लेट। एक बार फिर से इसको पूरे समझ लो। जब किसी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो वैद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है तथा घोल के भीतर वैद्युत धारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार यह तार वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से घोल, यह घोल है बेटा, यह घोल भी वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा को ही सेल का आंतरिक, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? इतना समझ में आ गया? किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं? तो सबसे पहला कारक क्या है? किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह घोल की सांद्रता के समानुपाती, घोल की सांद्रता के समानुपाती होता है।
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब सेल बनाती है तो बनाते समय ये ध्यान रखती है कि उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम, क्या चाहती है कि सेल के अंदर का प्रतिरोध कम से कम, क्योंकि प्रतिरोध में ऊर्जा का क्या होगा, क्षय होगा। पता चला यही ऊर्जा देने वाला यही ऊर्जा खाए जा रहा है, यही ऊर्जा खाना शुरू कर देगा, तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट क्या, आंतरिक प्रतिरोध घोल की सांद्रता के समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार कंपनी केवल तेजाब डाल, उस बैटरी के अंदर एक बार कंपनी केवल तेजाब डाल, फिर लगातार हम लोग क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर। जैसे एक बार शरबत बन गया सुबह सुबह हमारे घर में, कोई आया उसको एक गिलास पिला दिए, पिला देने के बाद फिर एक गिलास पानी डाल दिए, ठीक, फिर कोई आया फिर एक गिलास पिला दिए, फिर एक गिलास पानी डाल दिए। तो जो घोल रहेगा उसका आयतन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन उसका सांद्रता क्या होगी, लगातार। तो जितनी बार आप उसमें पानी डालोगे उस घोल का कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। जब घोल का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक क्या है, सांद्रता को घटा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, तो सांद्रता को बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ये समानुपाती है। आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समान। पहले बेटा जो बैटरी या बैटरा बनते थे उसमें पता चला पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रहता था तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ, ऐसे देखे होंगे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। फिर जब बनने लगे तो पता चला पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ। फिर जब बनने लगे तो पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ। अब जो बन रहे हैं सेल उनकी चौड़ाई को कम किया गया है, उनकी चौड़ाई को क्या किया गया, कम किया गया है, और ऊंचाई को क्या किया गया, बढ़ाया गया। चौड़ाई कम करके ऊंचाई को बढ़ाया गया। बेटा जब चौड़ाई कम कर देंगे तो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जैसे ही कम होगा आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूरी को कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम होगा। तीसरा पार्ट क्या है, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, तीसरा पार्ट समझिए बेटा, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के बीच समान। किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती। हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारे बैटरी का पानी कम ना हो, एकदम थोड़ा भी पानी कम होता तुरंत पानी डाल दे। एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसे, पानी गए न उबरे। हाँ, उसी प्रकार से इसका एक बार पानी सूख गया तो किसी काम का बैटरा या बैटरी नहीं बचती। तो इसमें लगातार पानी डालना है, पानी ऊपर तक भरा रहेगा तो डूबा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। डूबा हुआ क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो प्रतिरोध क्या होगा बेटा, कम। समझ में आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाले रखें, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितना हो सके कम रखें, इसका सांद्रता जितना हो सके कम रखें तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सेल ऐसा नहीं बना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। तो आज भैया इतना ही रखिए। इसको जी